योर सब्जेक्ट मैकेट्रॉनिक्स। तो yesterday हम लोगों ने क्या किया था कि उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था सारे यूनिट्स का। आज स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक है अपना, फर्स्ट टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। मैकेट्रॉनिक्स क्या होती है? तो जनरली जो मैकेट्रॉनिक्स है, मैकेट्रॉनिक्स बहुत सारी डिफरेंट फील्ड से कंबाइन करके बनती है। तो इसमें हम कई डिफरेंट फील्ड की स्टडी करते हैं, उनका डिज़ाइन, उनका सिलेक्शन, एनालिसिस, कंट्रोलिंग, ठीक है, कंबाइनिंग, ज्वाइनिंग, और ये सारी चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और कंट्रोलर के थ्रू इनको कंट्रोल करते हैं। ये सारी स्टडी कंबाइंड स्टडी डेट इज कॉल्ड मैकेट्रॉनिक्स। तो जनरली अगर हम मैकेट्रॉनिक्स बोल रहे हैं तो मैकेट्रॉनिक्स क्या है? Mechatronics is the field of study concerned with design, selection, analysis, and control of systems that combine mechanical elements with electronic components, including computer and microcontrollers. कल मैंने आपको से एग्जाम्पल ही बताए थे। जैसे बात करो कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की हम बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वैसे जनरली तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पार्ट है, मशीन है, इलेक्ट्रिकल पार्ट है। लेकिन हर जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन है या कोई भी चीज़ है तो सिंगल ब्रांच से बनकर नहीं बनता। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं कि अगर सपोज करो कि मुझे एक आईटी इंडस्ट्री ओपन करनी है ना, तो लोगों की नज़र में क्या होगा कि आईटी इंडस्ट्री बनानी है तो ओनली देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर्स और आईटी इंजीनियर्स, अदर चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, यही सोचोगे? या जैसे मान लो मैं कहूँ कि मुझे भाई इस कंपनी का मोबाइल टावर इस्टेब्लिश करना है, एयरटेल का, आइडिया का, वोडाफोन का, तो मोबाइल कम्युनिकेशन के इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड का है, तो अदर ब्रांचेस की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि आईटी इंडस्ट्री का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो भाई आईटी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए मुझे एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, आर्किटेक्चर सिविल का काम हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद फिर वहाँ आर्किटेक्चर डिजाइन बनाएगा, फिर सिविल उसका कंस्ट्रक्शन करेगा, तो उसके बाद रूम्स में वायरिंग होगी, इलेक्ट्रिकल का काम हुआ, है ना, फिर पीसी सेटअप होंगे, उसके बाद फिर जाके देन आईटी इंजीनियर्स काम करेंगे। तो बैक एंड पे भी तो रिक्वायरमेंट पड़ती है चीज़ों की। जैसे अगर बात करें आजकल, आज की डेट में बैंक की बात करते हैं, बैंकों के अंदर क्या होता है कि टेक्निकल का काम क्या है भाई, बैंकों में सर्वर आ गया, सर्वर को मेंटेन कौन करेगा? आईटी ऑफिसर मेंटेन करेगा, है ना। तो बाकी हम बोला कि बैंकों में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की क्या रिक्वायरमेंट है? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कोई भी इंडस्ट्री अगर हम बात करें तो किसी ना किसी सिंगल ब्रांच से कंप्लीट नहीं होती है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमें अदर चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया मोबाइल कम्युनिकेशन का, तो मोबाइल कम्युनिकेशन का हमें टावर सेटअप करना है, तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, वही अगर आप उसको डिज़ाइन कर रहे हो, अगर तो हमारे मैकेनिकल पार्ट भी लगे हैं, लोहे से हमने डिजाइन करके बनाया है, एंगल पे बनाना है, कितनी हाइट तक बनाना है, स्टेप लगेंगे तो बेल्ट हमारी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा तो ना कि बिना बेल्डिंग के ऊपर चढ़े जाओगे भाई। 30 मीटर का टावर रहता है, 20 मीटर का टावर रहता है, तो आपको स्टेयर भी लगानी पड़ती है, जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बेल्डिंग भी करनी पड़ती है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मैंने एंटीना लगा दिया, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है मान लिया मैंने, लेकिन बाहर जब हम उसको बनाते हैं तो बाहर एक डीजी सेंटर रूम भी बनता है। तो डीजी रूम क्या है? डिजिटल जनरेटर, तो वो हमारा से सेटअप पूरा जनरेटर करेगा, है ना। उसके अलावा एग्जाम चलो बता करो। तो जो भी हमारे ये सारी एक्टिविटी होंगी तो किसी ना किसी ब्रांच में कॉम्बिनेशन होगी, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी करने पड़ेंगे, पावर सप्लाई तो देनी पड़ेगी, जनरेटर से टावर तक ऊपर जाएगी तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी देनी पड़ेगी। तो अकेला तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है नहीं, कई सारी ब्रांच का काम है, लेकिन मेजोरिटी पार्ट किसका है? वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो जनरली हम मेजोरिटी पार्ट को ही उसी उसकी ब्रांच मान लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच ही हमारी सेम उसी वे में हम काम कर रहे हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए हुई क्योंकि हम कोई डिवाइसेस को ऑपरेट कराना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो डिवाइसेस हमारी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बिहेव करने लगे। ठीक है, जैसे पहले हमारे पास फैन आता था, फैन में अगर हम देखें हमारे दो चीजें, मैकेनिकल पार्ट है और इलेक्ट्रिकल पार्ट है। मैकेनिकल क्या है? उसके ब्लेड्स, उसका फैन का बॉक्स जहाँ पर हम बाइंडिंग करते हैं, ठीक है, और जहाँ हम बाइंडिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल पार्ट है। ठीक है, अब हमने क्या किया, आज की डेट में रिमोट से कंट्रोल करने लगा फैन को।
जब हम फैन को रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलिंग हो गया नहीं हो गया? सेम मैकेट्रॉनिक्स वही ब्रांच है जो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिवाइसेस को कंबाइन करके इलेक्ट्रॉनिकली उसको यूज में लेना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू योर हम बोले कि अकॉर्डिंग टू योर पावर सप्लाई, अकॉर्डिंग टू योर बेनिफिट, हम उसको यूज में लेना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड माइक्रो कंट्रोलर, जिसकी वजह से उन डिवाइसेस को हम इजीली एंड एक्यूरेटली यूज में ले सकें। दिस इज द मेन यूज ऑफ मैकेट्रॉनिक्स, ये हमारा मेन यूज है मैकेट्रॉनिक्स का। अब बात करते हैं जैसे मैकेट्रॉनिक्स में कौन कौन से टॉपिक इन्वॉल्व है। अभी मैंने बताया कि हमारी एक ब्रांच एक चीज से कंप्लीट होती है, कई सारी ब्रांच का कॉम्बिनेशन होता है। सेम मैकेट्रॉनिक्स में मैकेट्रॉनिक्स टॉपिक इन्वॉल्व्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सारी ब्रांच से कनेक्ट होती है। ठीक है, मैकेनिकल के बारे में आप लोग जानते ही हो, इलेक्ट्रिकल के बारे में जानते हो, इलेक्ट्रिकल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा कैसे? वेयर वी रिक्वायर्ड लो वोल्टेज that is called electronics, and where we work on high voltage that is called electrical। मतलब जहां पर हम लो वोल्टेज पे काम करते हैं, जहां पर हम लो वोल्टेज में काम करते हैं that is called electronics, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 3 वोल्ट, 20 वोल्ट, 24 वोल्ट, that is called electronics। less than 20 24 voltage that is called electronics, greater than 24 voltage we can say it is work on electrical। जैसे हम घरों में पावर सप्लाई 220 वोल्टेज देते हैं तो वो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। अब लैपटॉप है, लैपटॉप का चार्जर देखो आप कितने वोल्टेज का आता है, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट आता है। मोबाइल की बैटरी है 3.7 वोल्ट की होती है। वो बात अलग है कि उसमें 220 230 वोल्टेज दे रहे हैं, लेकिन वो एडेप्टर के अंदर कन्वर्टर लगा होता है जो क्या करता है, हाई से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, जिससे हम उसको चार्ज कर रहे हैं, है ना। फिर हमारे SCR थायरिस्टर डाई ट्राइक आते हैं, ये हमारे हाई पावर रेटिंग होते हैं जो हाई वोल्टेज पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन हम उनको हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों पे यूज में ले सकते हैं। वो हमारे पावर रेटिंग के हिसाब से हम उनको कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में आप लोग सब जानते हो कि ऐसी डिवाइसेस जिसको हम कंप्यूटर के द्वारा, लॉजिक के द्वारा या प्रोग्रामिंग के द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, जैसे सपोज करो कि अगर हम वाकई एक वर्कशॉप है या फैक्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां पर हम क्या कर रहे हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमने सेटअप की है। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पर डे 100 गाड़ियां बन रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं है कोई आदमी उसको सिंगल पीस को कट कर रहा होगा। भाई उसने मान लो कोई हमें पार्ट्स बनाना है तो मैं सिंगल आदमी बैठ के कट करेगा, इतने mm का कट करना है, बार बार मेजरिंग करेगा, तो उसमें क्या हो सकता है, मे बी फॉल्ट हो सकता है। अब फॉल्ट के कारण वो बार बार हमें उसको सेट करने में हो सकता है कि बार बार मुझे उसको घिसना पड़े, रेती से और सेट करना पड़े, है ना। तो इसमें क्या होगा, कई सारा हमारा टाइम और मेहनत और हर चीज वेस्ट होगी। तो मैंने क्या किया, उन कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए कंप्यूटर्स की मदद ले ली। मैंने डिजाइन कंप्यूटर से बनाया, उनका ग्राफिक्स उसमें डाल दिया, लाइक उसकी डायमेंशन कितनी होगी, लेंथ कितनी लेना है, विड्थ कितनी लेना है, डेप्थ कितने लेना है, कितने का उसमें कटिंग करना है या कितने का ड्रिल करना है। मैंने सारा का सारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर दी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा मैंने उस मशीन को कंप्यूटर ऑपरेटेड कर दिया विद द हेल्प ऑफ PLC, विद द हेल्प ऑफ अदर कटिंग टूल या जो भी हमने ऑपरेटिंग टूल यूज में लिया है, या हम उसके थ्रू कनेक्ट करने के बाद हमने उसके प्रोग्रामिंग करने के बाद उसमें आइडेंटिकल पीस हम बनाते चले गए विदाउट एनी फॉल्ट। दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। हम बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी से वो हमारे डिजाइन हो गए। तो हमारे जो इक्विपमेंट या हम बोले कि हमारे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो कॉमन डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई, कॉमन डिवाइस से मैन्युफैक्चर होने लगी, मतलब आइडेंटिकल हो गई, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। कोई सी बाइक ले लो सब में सेम ही आएगा, ऐसा नहीं है कि ये डिफेक्टेड पीस है, ये डिफेक्टेड पीस है इससे हमारा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम उनको मशीन से डिजाइन कर रहे हैं, ऑटोमेशन से डिजाइन। एक और इंजीनियरिंग होती है, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग क्या होती है? इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर हम जो भी डिवाइसेस को तैयार करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर हम जो भी डिवाइसेस को तैयार करते हैं वो फुली ऑटोमेटिक होती है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन।
जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलिंग ऑटोमेशन एंड कंट्रोलिंग डिवाइसेस, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ऑटोमेशन और कंट्रोलिंग का पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। मतलब इंस्ट्रूमेंट को हम कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट कराकर फुली ऑटोमेशन पे ला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो इन सब की मदद से हमारी एक ब्रांच या एक चीज तैयार हुई जिसका नाम दिया हमने मैकाट्रॉनिक्स, उसको हम मैकाट्रॉनिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैकाट्रॉनिक की हिस्ट्री, भाई जो मैकाट्रॉनिक्स था ये हमारे जापान से निकला हुआ है। जापान की एक कंपनी थी यास्का कावा, है ना, वहां से उसके साइंटिस्ट है, उसने इसको निजात किया है, इसको बनाया है मैकाट्रॉनिक्स का। तो उन्होंने इसको डिफाइन किया था कि जो भी कॉम्प्लेक्स डिसीजन थे उसको ऑपरेट कराने के लिए हमने क्या किया, दो टर्म यूज में ली, एक था मैका, दूसरा था ट्रॉनिक्स, और हमने इसको मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल को कंबाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड मैकाट्रॉनिक्स। ठीक है, तो द टर्म मैकाट्रॉनिक्स वाज कॉइन्ड इन जापान बाय यासाकावा इलेक्ट्रिक कंपनी टू रेफर द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन मैकेनिकल कंट्रोल। हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स को मैकेनिकल कंट्रोल में यूज कर लिया। ठीक है, और यही जो डिफाइंड हुआ वो मैकाट्रॉनिक्स के रूप में डिफाइंड हुआ। तो इसकी जो एप्लीकेशन थी वो कॉम्प्लेक्स डिसीजन को इजी वे में बनाने के लिए यूज में लिया। इन मैकाट्रॉनिक्स, मैका refers to the mechanical engineering and tronics refer to the electronics and electrical engineering। तो मैका को हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं और ट्रॉनिक्स को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। अब इसके अंदर हम वर्क की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी टेक्निक यूज में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस ऑफ वर्क। तो मैकाट्रॉनिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो मैकाट्रॉनिक्स कैन बी कंसीडर्ड टू द टेक्निक टू द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड डिजिटल कंट्रोल टेक्निक। मैंने ही बताया कि हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर हमारी जो कंप्यूटर बेस्ड डिजिटल कंट्रोल को हम इसमें यूज में ले रहे हैं डिजाइन करने के लिए, ऐसी टेक्निक जहां पर हम उसकी एप्लीकेशन को कंप्यूटर से कंट्रोल कर रहे हैं। और डिजिटली का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निक के थ्रू उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस जनरली हमारी ऑपरेट क्या हो रही है, हम चाहते हैं यूजर हैंडी रहे। यूजर हैंडी कब होगी, जब उसकी पावर कम से कम होगी, वो डिवाइस पोर्टेबल हो, दैट इज कॉल्ड यूजर हैंडी, है ना। जैसे पहले हमारे पास कैमरा आता था, कितना बड़ा बड़ा कैमरा होता था। आज की डेट में हम चाहते हैं हमारा कैमरा मोबाइल फोन में आ जाए, तो हमने क्या किया, आज से 5 साल पहले जो हम कैमरा अलग से खरीदते थे, हम मोबाइल से फोटो खींचते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे मोबाइल में जो कैमरा लगा हुआ है वो उस कैमरे के बराबर हमारे पिक्सल दे रहा है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने कंबाइन कर दिया, इसको मैकाट्रॉनिक्स बोल सकते हैं। तो हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने इसको यूज में हैंडी बनाया। तो ये हमारा मेन मोटिव था मैकाट्रॉनिक्स का। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अब इसकी नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी, नेक्स्ट जनरेशन हमारी है कि हम क्या करें, मशीन को रोबोट से या स्मार्ट मशीन से कनेक्ट कर दें जो कि यूजर फ्रेंडली हो, हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, और हम कंपनी, फैक्ट्री या ऑफिस को फुली ऑटोमेटेड बना लें। ठीक है, सारा काम विदाउट एनी एरर और विद एक्यूरेसी के होने लगे, हमारा मेन मोटिव यही है। ठीक है, तो मैकाट्रॉनिक्स इट रिप्रेजेंट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मशीन, रोबोट्स एंड स्मार्ट मैकेनिज्म फॉर कैरिंग आउट work in a variety of environment like factory, automation, office automation, home automation। मतलब हम ऑफिस या होम ऑटोमेशन भी यूज में ले सकें। जैसे अभी हमें जरूरत पड़ती है घर में काम करने के लिए, तो हम झाड़ू पोछा वाली लगाते हैं, हम क्या कर रहे हैं कि रोबोट्स के द्वारा काम कर सकें जो भी हमें काम कराना है ना। तो आजकल तरह तरह के रोबोट आप देख रहे हो, रेस्टोरेंट में रोबोट आते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वेटर का काम कर रहे हैं कि सर्व कर सके। तो हम क्या कर रहे हैं, उस डिवाइसेस को स्मार्ट बना रहे हैं। स्मार्ट बनाने का मेन मोटिव क्या है कि वो जैसे ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करके सोचता समझता है, तो स्मार्ट बनाने का मतलब वो भी सोचे समझे और उसको यूजर अकॉर्डिंग वर्क करा सकें, यूजर के अकॉर्डिंग हम उसको बना सकें और वहां से हम उसको यूज में ले सकें। ठीक है, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मैकाट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें कि इसमें हमारे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जैसे यूजर इंटरफेस, डिजिटल टू एनालॉग, कंट्रोलर, पीसी और एमसीयू,
एनालॉग डिजिटल, सिग्नल कंडीशनिंग, ड्राइव सर्किट, एक्चुएटर, मैकेनिकल सिस्टम एंड सेंसर. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम which is represented the typical component of mechatronic system. सबसे पहले हम बात करते हैं यूजर इंटरफेस की. ठीक है, यूजर इंटरफेस क्या होता है कि हम किसी भी डिवाइसेस को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर से या माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से, तो हमारा मेन मोटिव है कि यूजर और पीसी दोनों एक दूसरे को समझ सकें, इजीली समझ सकें. यूजर और पीसी दोनों इजीली एक दूसरे को समझ सकें. दैट इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस. जैसे अगर हम कंप्यूटर के अंदर हम बाइनरी इनपुट देते हैं, कंप्यूटर समझ लेता है ना. ऑक्टल नंबर देते हैं, हेक्साडेसिमल देते हैं, डेसिमल देते हैं, वो समझ लेता है. लेकिन कंप्यूटर को मैं कोई ऐसी चीज दे दूं जो उसकी मेमोरी में फीड नहीं है, तो क्या यूजर समझ सकता है क्या? उसको नहीं समझ सकता. सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. आज हम लोग अब क्लास में, अभी हम ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हैं. यहाँ पर मे भी हो सकता है कि कई सारे लोग अदर स्टेट से बैठे हो. ठीक है, अब मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मेरे को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, लेकिन आप लोगों को हो सकता है दूसरी लैंग्वेज भी आती हो, वो मुझे दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है. अगर मैं कन्वर्सन दूसरी लैंग्वेज में स्टार्ट कर दूं, तो वो मैं यूजर फ्रेंडली नहीं हूँ उस लैंग्वेज के, तो मैं नहीं समझ सकता. या मैं सपोज करो कोई लैंग्वेज जानता हूँ, वो आप नहीं जानते, मैं उस लैंग्वेज में बात करूँ, आप नहीं समझ सकते. तो यूजर इंटरफेस हमारा इस प्रकार होना चाहिए कि हम जो भी इनपुट अप्लाई करें प्रोसेसर में या कंट्रोलर में, तो वो उसको इजिली समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके क्या होने वाला है, क्या मीन्स है इसका. ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग सब जानते हैं. दैट इज कॉल्ड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, यहाँ अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट कर दें, या रिक्वायरमेंट है तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर दें, डिपेंड अपॉन अवर रिक्वायरमेंट. ठीक है, जैसे आजकल हमने बाइक्स में क्या कर दिया, डिजिटल मीटर लगा दिया, तो हमें वहाँ एनालॉग की डिजिटल करना था तो हमने डिजिटल कन्वर्टर लगा दिया. एनालॉग ही चाहिए तो हम ए टू डी लगा सकते हैं, मतलब जो भी हमें आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं. माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, या एमसीयू लिखा हुआ है ना, तो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट बोलते हैं. पीसी या माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया, यूजर इंटरफेस बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी. प्रोग्रामिंग किस पे करेंगे, हम आईसीज पे करेंगे. अब आईसीज कौन सी होंगी, वो आईसी जो इट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर आईसी. हम उन आईसी पे प्रोग्रामिंग करेंगे. व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर. माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो कंट्रोलर क्या है. तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, हमारी एक प्रकार की आईसी होती है, जहां पर हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं. प्रोग्रामिंग के थ्रू हम अदर डिवाइसेस को प्रोसेसर से कंट्रोल करके यूज में ले सकते हैं. ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने प्रोसेसर एक आईसी डिजाइन करी और मैंने उसको एक सर्किट सेट कर दिया. अब मुझे बल्ब को ऑन ऑफ करना है तो प्रोसेसर से कंट्रोल कर सकता हूँ. मैंने जो प्रोग्रामिंग करी उसके अकॉर्डिंग मेरा बल्ब ऑन ऑफ होगा. बल्ब की जगह वहाँ गेट लगा सकता हूँ, या मैंने किसी मशीन में लगा रखा तो मशीन को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, है ना. तो जो भी हम काम करना चाह रहे हैं वो हम प्रोसेसर के थ्रू कर सकें. जैसे कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, मार्केट में माइक्रोवेव ओवन आता है, उसमें हमारे क्या होते हैं 252 या 250 टाइप्स की रेसिपी डिजाइन कर सकते हैं. वो उसके माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में सेव है प्रोग्राम. आपको जो भी रेसिपी बनानी है उसके अकॉर्डिंग उतनी देर तक खाना बेक होगा, उतने टाइम से बेक होगा, इतने टेम्परेचर में बेक होगा. तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर है, माइक्रो प्रोसेसर में स्टोर. तो माइक्रो प्रोसेसर से हम डेटा को वहां पर स्टोर करके वहां से यूजर इंटरफेस के द्वारा हम उसको यूज में ले सकते हैं. ठीक है, सेम वर्किंग माइक्रो कंट्रोलर की होती है. अब ये क्वेश्चन, तो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर दोनों ही सेम है, तो विच वन इज बेटर, क्वेश्चन ये भी आता है ना. तो जनरली माइक्रो कंट्रोलर इज बेटर बिकॉज माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हमारे कई सारे फीचर एक्स्ट्रा होते हैं जो प्रोसेसर में नहीं होते, है ना. तो इसके केस में माइक्रो कंट्रोलर यूज में ले सकते हैं. बाकी हम कर दोनों सकते हैं, आइदर माइक्रो प्रोसेसर करें माइक्रो कंट्रोलर से करें. तो डिटेल में प्रोसेसर और कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है, जब हमारा वो फोर्थ फिफ्थ यूनिट में टॉपिक आएंगे माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर, उसको वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, और उनका किस प्रकार का फंक्शन हमारा बिहेव करता है. ओके, नेक्स्ट है हमारा सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट. सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, मॉडिफाई करता है, कन्वर्ट करता है, मतलब जो भी हमारी चीज कन्वर्ट हो रही है तो उसकी रिक्वायरमेंट से डिजायर्ड लेवल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है. दैट इज कॉल्ड सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट. उसको हम लोग नाम देते हैं, उसका नाम है सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट. ठीक है, उसको हम लोग सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट बोलते हैं. नेक्स्ट है सेंसर. सेंसर क्या होता है, आप सब जानते हो, सेंसर एक ऐसी डिवाइस होता है
कि जो सेंसर हमने यूज लिया है वो उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देता है। सेंसर डेट इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर, उसको हम ट्रांसड्यूसर ही बोल सकते हैं। तो सेंसर डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, अवर रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से वो सेंसर यूज में लेके उस डिवाइस में कनेक्ट करते हैं जो हमें उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देता है। जैसे टेम्परेचर सेंसर है, ऑब्स्टिकल सेंसर है, कई प्रकार के सेंसर है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, वो भी एक प्रकार का सेंसर ही है ना। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे सेंसर आते हैं जो हम यूज करते हैं। मैकेनिकल सिस्टम आप जानते हैं क्या होता है ना। एक्चुएटर क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारा दे रहा है। दीज आर द बेसिक आइडिया ऑफ आवर मैकाट्रॉनिक्स कंपोनेंट। ठीक है, अब हम डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा इनको। मैकाट्रॉनिक सिस्टम क्या होता है? मैकाट्रॉनिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर हमें जरूरत पड़ती है कंट्रोलिंग की, है ना। जैसे व्हीकल में बैटरी सिस्टम है, पोजिशनिंग टेबल है, या कई प्रकार के ओवन है। तो दिस सिस्टम हैज ए कोर मैकेनिकल सिस्टम व्हिच नीड्स टू बी कमांडेड और कंट्रोल्ड। सच अ सिस्टम could be a vehicle, braking system, positioning table and oven और assembly machine। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, या तो माइक्रो ओवन हो, या पोजिशनिंग टेबल हो, या ब्रेकिंग सिस्टम हो। वो सिस्टम जहां पर हम कंट्रोलिंग यूज में ले रहे हैं, डेट इज कॉल्ड मैकाट्रॉनिक सिस्टम। सेंसर क्या होते हैं? Sensors are those components which give the information about proximity, temperature, displacement। जो हमें टेम्परेचर, डिस्प्लेसमेंट, प्रॉक्सिमिटी एक्सेट्रा की इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंसर। सेंसर सेंस द चेंजेस इन द सर्किट एंड गिव द इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोलर, जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कंट्रोलर को इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है। नेक्स्ट है सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम। A signal conditioning system is used for conditioning of signals which can be received from the sensor. Sometimes signal are not proper। ठीक है, तो उसको प्रॉपर बनाने की क्या करेंगे, हम इनको एम्पलीफाई करेंगे। तो सो द सिस्टम इम्प्रूव एंड द सिग्नल पासेस थ्रू द सर्किट। हम सिग्नल को इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव कैसे करेंगे? एम्पलीफाई लगाकर हम उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। ठीक है, वहां हमें उसकी लोअर फ्रिक्वेंसी चाहिए, हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो फिल्टर सर्किट लगा देंगे जिससे हम सिग्नल को प्रॉपर रिसीव कर सकें। तो ये सारा पार्ट हमारा फिल्टर का, एम्पलीफायर का, मॉडिफायर का, ये सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट का ही पार्ट होता है। These are system of signal conditioning. A to D converter. A to D converter receives signal from the signal conditioning system and converts signal into the analog to digital system। जिस प्रकार कंट्रोलर वर्क करना चाहता है उसको उसमें फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कंट्रोलर क्या है? मोस्टली कंट्रोलर आर ऑलवेज आइदर कंप्यूटर होते हैं या माइक्रो कंट्रोलर यूनिट होती है। ये डिपेंड करता है मैकाट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर, हम किस प्रकार के फैक्टर, कॉस्ट या साइज डेवलपमेंट करना है, उसके ऊपर डिपेंड करना है हमें किस प्रकार का एनवायरनमेंट या सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, फिर डी टू ए कन्वर्टर। डी टू ए कन्वर्टर सब जानते हो, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो क्या करता है कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ड्राइव सर्किट क्या कहता है? जो भी हमारे पास एनालॉग सिग्नल आ रहा है उसको गुड स्ट्रेंथ में एक्चुएटर को दे देता है और उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं ड्राइव सर्किट के द्वारा। ठीक है, तो ड्राइव सर्किट अलाउ द एनालॉग सिग्नल विद द गुड स्ट्रेंथ टू द एक्चुएटर। इन द ड्राइव सर्किट वी यूज एम्पलीफायर टू एम्पलीफाई द कमांड सिग्नल सेंड टू द एक्चुएटर। अब एक्चुएटर क्या होता है? मैंने आपको बताया था एक्चुएटर क्या होता है। एक्चुएटर इज द मैकेनिज्म दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द फुल मैकेनिकल मोशन और एक्शन। इलेक्ट्रिकल को हम यूज में ले रहे हैं मैकेनिकल या मोशन सिग्नल के रूप में, दैट इज कॉल्ड एक्चुएटर। ठीक है, फिर है इवोल्यूशन ऑफ मैकाट्रॉनिक्स। हमारा इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ? तो प्राइमरी लेवल में जो हम यूज में ले रहे हैं कि हमारे जो सेंसर है, एक्चुएटर है, भाई हमने इसमें किस प्रकार कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, बेसिक कंट्रोल लेवल क्या क्या है। सेकेंडरी लेवल में हमने क्या करा, उनको इंटीग्रेट कर दिया माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रिकली कंट्रोलिंग डिवाइस से कनेक्ट कर दिया। थर्ड लेवल हमने क्या किया भाई, उनको फीडबैक सिस्टम से या कंट्रोलिंग सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जिससे हमारे सिस्टम एडवांस हो जाए। तो दिस लेवल इनकॉर्पोरेट एडवांस फीडबैक फंक्शन इनटू द कंट्रोल स्ट्रेटजी कॉल्ड द स्मार्ट सिस्टम। फिर आया इसका फोर्थ लेवल। फोर्थ लेवल क्या होता है? फोर्थ लेवल में हमने क्या किया, इंटेलिजेंस एक्स्ट्रा बढ़ा दी, फॉल्ट भी डिटेक्ट करने लगा और हमने सिस्टम को आइसोलेट भी कर दिया, इससे कोई इंटरफेरेंस भी उसके अंदर ना हो।
So this level incorporate intelligent control in mechatronic system. It introduced intelligence and fault detection and isolation capability of this. This is the evaluation level of the mechatronics. This is the advantage and disadvantage of mechatronics. अब एडवांटेज क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट हमारी क्या होनी चाहिए? कम से कम लगनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. तो विद द हेल्प ऑफ मेगाट्रॉनिक्स हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? कॉस्ट को हमने इफेक्टिव कर दिया, वेरी गुड क्वालिटी. ठीक है, इससे हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाए, कॉस्ट भी हमारी कम से कम लगे. सिंपल सी बात है. जैसे हम पहले कोई भी, अगर हम आईसी बेस्ड काम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग बेस्ड काम कर रहे हैं, तो हमारी केवल प्रोग्रामिंग बनाने तक की कॉस्ट आती है. फिर तो हम क्या कर रहे हैं? उसकी मास्किंग कर रहे हैं, फोटो कॉपी कर रहे हैं. जैसे आप, अगर मैं कोई पेज टाइप करता हूँ, टाइपिंग करता हूँ, तो मुझे उस पेज को डिजाइन करने में काफी मेहनत, काफी टाइम और प्रिंट आउट में काफी खर्चा आ जाता है. सिंगल पेज को अगर मैं बाजार में निकलवा जाता हूँ, 5 रुपए 10 रुपए मांग लेता है. लेकिन अगर मैं उसी काम की फोटो कॉपी करूँ तो कितना टाइम लगेगा? विद इन 30 सेकंड 10 सेकंड में प्रिंट आउट फोटो कॉपी हो जाएगी और 1 रुपए में 2 हो जाएंगी, 3 भी हो जाएगी, 1 रुपए में 1 भी हो जाएगी. तो हमारी कॉस्ट भी कम हो गई. तो यहाँ पर जब हम कॉस्ट इफेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं मास में मैन्युफैक्चरिंग की. जब हम किसी भी चीज की मास में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ओवरऑल सिस्टम कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट हमारी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है. तो यहाँ पर हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो गई, तो उससे बेनिफिट क्या होगा? कि सिस्टम की कॉस्ट भी बढ़ गई, मतलब सॉरी, की कॉस्ट भी कम हो गई. हमने क्या किया? कॉस्ट इफेक्टिव कर दिया. ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमेशन हम इसकी क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं. दिस इज द एडवांटेज पॉइंट. नेक्स्ट है बेस्ट परफॉर्मेंस. अब परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? हम डिवाइसेस को एक्यूरेटली यूज में ले पाए. ठीक है, ऐसा ना हो कि मान लो हम जिस पैरामीटर पे काम कर रहे हैं वो हमारा रिजल्ट ही गलत दे रहा है. तो एक्यूरेसी को हमें इंक्रीज करना है, परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, एरर को कम से कम करना है. जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हम देखते हैं सिस्टम में ऑब्जर्वेशन एरर आती है. तो ऑब्जर्वेशन जो हमारी एरर है, हम क्या करें? उस एरर को रिमूव कर सके. तो हमने क्या किया? सिस्टम को डिजिटलाइज कर दिया. अगर सिस्टम हमारा डिजिटलाइज्ड है, हम डिजिटल सिस्टम अगर यूज में ले रहे हैं, तो डिजिटल सिस्टम में ऑब्जर्वेशन एरर 0 होगी. क्यों? क्योंकि जो डिजिट है हमें वो एज इट इज दिखाई देगी, है ना. डिजिट में कोई भी हमें चेंजेस दिखाई नहीं देंगे. अगर वही हम एनालॉग सिस्टम यूज में लेते हैं, तो कल मैंने एग्जांपल लिया था, अगर कोई एनालॉग मीटर को मैं देखता हूँ, तो अगर मैं एनालॉग मीटर को देख रहा हूँ, तो मैं, अगर मैं उसको सेंटर में सामने से खड़े होकर देखता हूँ, तो मुझे एक्यूरेट पॉइंट, एक्यूरेट टाइम या एक्यूरेट रीडिंग शो करेगा. ठीक है, अगर मैं उसके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी डिफरेंट एंगल पर खड़ा हो जाता हूँ, तो मैं जिस डिफरेंट एंगल पे खड़ा होऊंगा, उस डिफरेंट एंगल से हमें क्या मिलेगी? उसकी वैल्यू मिलेगी. ठीक है, डिफरेंट एंगल से हमें क्या मिलेगी? हम देखें भाई, ये डिफरेंट एंगल में खड़ा है, इस एंगल पे हो सकता है कि माइनर सा वेरिएशन हमें निडल में दिखाई दे, तो हम रीडिंग और कुछ नोट करेंगे. ठीक है, राइट हैंड साइड में हमें और कुछ रीडिंग मिले, लेफ्ट हैंड साइड में और कुछ रीडिंग मिले. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि रीडिंग में हमारे चेंजेस आ रहे हैं. तो वो एक्चुअल में मशीन तो सही ऑपरेट कर रही है, लेकिन हम उसको रीड गलत कर पा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल एरर. हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एरर हमारी आ रही है, बाकी वो गलत नहीं है, है ना. तो इसको हमने कंट्रोल करने के लिए हमने इसको डिजिटलाइज सिस्टम कर दिया. अब डिजिट है, जैसे मान लो 7 सेकंड डिस्प्ले लगा दिया मैंने. जनरली बाइक्स में हम क्या लगाते हैं? 7 सेकंड डिस्प्ले लगाते हैं. हमने क्या किया? जो एनालॉग मीटर था उसको रिप्लेस कर दिया डिजिटल मीटर से. अब उसमें जो डिजिट दिखाई दे रही है, मैं किसी भी एंगल देखूं, उसमें एलईडी ग्लो करेंगी. तो 1 तो 1 ही दिखाई देगा, 1 का 2 तो दिखाई देगा नहीं, या 2 का 9 तो दिखाई देगा नहीं. वो तब तक या तो वो खराब हो जाए डिस्प्ले, तभी ऐसा प्रॉब्लम आएगी. अदरवाइज जो उसमें एक्यूरेट रीडिंग है वही दिखाई देगी. तो वही परफॉर्मेंस जो हम मेजर कर रहे हैं वो भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना. एरर्स भी कम से कम हो जाएगी. फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब हम इसको फ्लेक्सिबल बना सके, यूजर फ्रेंडली बना सके, हम यूजर के अकॉर्डिंग इसको यूज में ले सके. दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी. ग्रेटर एक्सटेंड टू द मशीन यूटिलाइजेशन, हम क्या कर रहे हैं? मशीन को प्रॉपर तरीके से या बेटर बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सके. हमारा मेन मोटिव क्या है? मशीन को प्रॉपर यूटिलाइज करना, हम उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके, है ना. तो इसलिए हम उसको इलेक्ट्रॉनिक से ऐड कर रहे हैं. जैसे मैंने बताया कि पूरे आइडेंटिकल पीस बनाने हैं, तो मैंने क्या किया कि मैंने उस मशीन को, लेथ मशीन को या किसी ड्रिल मशीन को मैंने कनेक्ट कर दिया ऑटोमेशन से, पीएलसी से या ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम से. मैंने उसमें प्रोग्रामिंग फीड कर दी. ठीक है, अब जो मैंने प्रोग्रामिंग किया, तो सेम पीस के ही तो आपके डिवाइसेस कट होंगी और ड्रिल होगा.
है ना। तो हमारा क्या हुआ इसमें, यूटिलाइज मशीन का हम प्रॉपर वे में और ग्रेटर वे में कर पा रहे हैं। अगर मैं उसकी जगह मैनुअल आदमी लगा दूं तो भाई वो ड्रिल कर रहा है या कुछ कर रहा है तो मे बी उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो जाए तो आइडेंटिकल पीस नहीं निकलेंगे, या प्रॉपर मशीन का यूटिलाइजेशन फास्ट नहीं आएगा, डिले भी आ सकता है। लेकिन हम अगर कोई काम मशीन के थ्रू, ऑटोमेशन थ्रू कर रहे हैं तो फिक्स टाइमिंग में वो सारी चीजें हमारी प्रोवाइड हो जाएंगी। बस हमें रो मटेरियल को प्रोवाइड कराना है इसको। मशीन ऑटोमेटिक फिक्स टाइम पे उस डिवाइसेस में ड्रिल करती रहेगी और उसको डिजाइन करके आगे पास करती रहेगी। इस प्रकार हम बेटर वे में मशीन को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसका मेन बेनिफिट क्या है, ग्रेट प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। हायर क्वालिटी एंड प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, अगर हम आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं और डेटा से क्वालिटी, अब वो हमारा क्वालिटी का है तो उससे हमें हमेशा हायर क्वालिटी मिलेगी और प्रोडक्ट लायबल होगा, लायबल उसमें प्रोडक्ट में हमारी कोई भी एरर नहीं आएगी ना, या कम से कम एरर आने की प्रोबेबिलिटी होगी। This is a disadvantage. Some always, if there is some advantage, तो some disadvantage also there. तो जहाँ एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज थोड़े थोड़े तो होंगे। पहला डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हम ऑटोमेशन से जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, मैंने आपको बताया ना, एक कॉस्ट होती है, एक होती है इनिशियल, एक लास्ट वन। इनिशियल कॉस्ट सबसे महंगी आएगी। बाद में तो फोटो कॉपी कर रहे हैं, मास्किंग कर रहे हैं, आइडेंटिकल पीस बना रहे हैं, तो उसमें कॉस्ट नहीं आएगी। इनिशियल कॉस्ट हमारी ऑलवेज हाई होगी। ठीक है। अब यहाँ पर हमें डिफरेंट इंजीनियरिंग फील्ड को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो नॉलेज ऑफ डिफरेंट इंजीनियरिंग फील्ड नीडेड फॉर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रहती है। हमें हर फील्ड की रिक्वायरमेंट पड़ रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इंस्ट्रूमेंटेशन की, कंप्यूटर्स की और खुद मैकेनिकल की डिजाइन कर रही है। तो हर चीज की नॉलेज होना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। स्पेसिफिक प्रॉब्लम वी हैव टू एड्रेस सेपरेटली, जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसको अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करना पड़ता है। कॉमन सॉल्यूशन इसका नहीं निकाल पाते क्योंकि इंडिविजुअल प्रॉब्लम जब आती है तो हमें इंडिविजुअली इसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। और पुराने सिस्टम हमारे थोड़े ओल्ड होते थे। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ आवर सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही है। रिमेनिंग अपन